क्या आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है? क्या आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये 0 to 1 बुक समरी आपके लिए ही है, क्योंकि इस बुक समरी में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को टेक्नोलॉजी में अच्छा होने के साथ साथ सेल्स में भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि अगर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है तो आपको उसमें अपनी मोनोपोली शुरू करनी होगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि कुछ नया खोजकर आप 0 से 1 तक जा सकते हैं। इस किताब में आपको 0 से शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी और बताया जाएगा कि किस तरह से आप 0 से शुरुआत करके आप बहुत आगे निकल सकते हैं। साथ ही इस किताब में आपको सिलिकॉन वैली के बारे में जानने को भी मिलेगा। 0 to 1 का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना। ये किताब एक बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी लवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर को पढ़नी चाहिए। तो आइए इस बुक की समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ पर सभी चीज़ें एक बार ही होती हैं। अगला मार्क ज़करबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा, अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगर आप लोगों को कॉपी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिवाय लोगों को कॉपी करने के कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इससे आपको फ्यूचर में कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 to 1 बुक को पीटर थिल और ब्लैक मास्टर्स नाम के 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। पीटर थिल ने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने पेपाल को $1.5 मिलियन में बेच दिया। इतना ही नहीं, जब फेसबुक ने शुरुआत की थी तब पीटर थिल ने इन्वेस्टर के तौर पर उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट है द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीज़ें बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने पहले से कुछ बनाया है और अब आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 से n की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में लोग बैलगाड़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने बैलगाड़ी से कार बनाई और कार के बाद उन्होंने एरोप्लेन बनाया। ये सारी चीज़ें 0 से 1 तक गई हैं। 0 से 1 तक बढ़ने की इस प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और फिर आप पूरी दुनिया में 10,000 टाइपराइटर बेचते हैं, तो ये चीज़ 1 से n की तरफ जाती है। मतलब आपने टाइपराइटर को पूरी दुनिया में पहुंचाया, यानी कि आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाता है, क्योंकि चाइना का तो काम ही है वो हर कंट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स को सस्ते में बनाता है और फिर उसे पूरी दुनिया में बेचता है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आप उस 0 से 1 की शुरुआत आपको करनी होगी। वैसे तो ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब एक बिजनेस आइडिया पर काम करने की बारी आती है तब लोग ये काम सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल नए आइडिया पर काम करना बहुत ही रिस्की होता है और नया आइडिया आसानी से आता भी नहीं है। कोई भी अकेला आदमी इस दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता, क्योंकि इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया लाने के लिए उसमें कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। लेखक ये भी बताते हैं कि आज दुनिया में वही लोग चेंज ला सकते हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ काम करते हैं और लोगों को कोई नई चीज़ देते हैं। 0 to 1 इस बुक समरी में हम आगे ये जानेंगे कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप किस तरह से शुरू किया जाता है। तो नेक्स्ट है ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। दोस्तों, अगर आप कन्वेंशनल थिंकिंग से उल्टा सोचते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप में स्टार्टअप शुरू करने की पूरी एबिलिटी है। अगर आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो अब तक किसी ने नहीं खोली और ना ही अभी तक कोई खोल रहा है। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे ना, तब आपको शायद ही इस सवाल का कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा है उससे आप अपने कस्टमर को तो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, लेकिन उस आइडिया से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अपना बिजनेस शुरू करना बेकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना 2 अलग अलग बातें हैं। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यूएस का ऑनलाइन बिजनेस अपने कस्टमर को हर साल बिलियंस में सर्विस प्रोवाइड करता है। साल 2012 में जब एयरलाइंस की टिकट $178 थी, तब उस कंपनी ने एयरलाइंस ने अपने हर एक पैसेंजर से सिर्फ 37 सेंट कमाए थे और इसी साल एयरलाइंस ने $160 बिलियन का प्रॉफिट किया था। अगर
आप एयरलाइन की इस कमाई को गूगल की कमाई के साथ कंपेयर करेंगे तो उस समय गूगल ने सिर्फ 50 मिलियन ही कमाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 21% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि एयरलाइंस के प्रॉफिट के 100 टाइम से भी ज़्यादा था। लेखक तो इतना कहते हैं कि अगर आप उस साल के सभी एयरलाइंस को मिला दें तब भी वो गूगल के प्रॉफिट के 3% तक ही पहुंच पाएंगे। लेखक का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरलाइंस एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन गूगल ने मार्केट में अपना अकेले का मोनोपोली क्रिएट किया है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सभी प्रतियोगी एक दूसरे को कॉपी करते हैं और एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं, लेकिन मोनोपोली में लोग अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। यही वजह है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस करने वाले लोगों से ज़्यादा वो लोग पैसे कमाते हैं जो मार्केट में अपनी खुद की मोनोपोली शुरू करते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए झूठ भी बोलता है। अगर कोई कंपनी जो ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो एक मोनोपोली कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और अगर ये कंपनी शरेआम ये बताकर या बता दे कि वो एक मोनोपोली कंपनी है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ लगा देगी। इसलिए इन सभी पॉलिसीज़ से बचने के लिए ज़्यादातर कंपनीज कभी भी ये रिवील नहीं करती कि वो एक मोनोपोली कंपनी है। अगर आप गूगल की ही बात करें तो गूगल कभी भी सामने आकर ये नहीं कहती कि वो एक मोनोपोली कंपनी है। लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो सभी लोग चीज़ों को जो सर्च कर रहे हैं या करते हैं, तो वो गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो किसी दूसरी कंपनी के सर्च इंजन का नहीं। ऐसे में देखा जाए तो गूगल की मोनोपोली हर जगह है। शायद अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए, मतलब हमें अपने स्टार्टअप को मोनोपोली के तौर पर खोलना चाहिए या परफेक्ट कंपटीशन के तौर पर। वैसे तो ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो वो एक मोनोपोली बिजनेस होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाए, तो अब आप जो स्टार्टअप शुरू करेंगे वो आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा। नेक्स्ट है द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। दोस्तों, मोनोपोली बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स हमेशा बनते रहते हैं और उन्हीं को हमेशा ऐसे प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, वो प्रोडक्ट्स तो लगातार बनाते रहते हैं या उनके प्रोडक्ट्स लगातार बनने के बाद भी प्रॉफिट के नाम पर वो बहुत ही कम पैसे बना पाते हैं। हम जितना एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, हमारा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कंपटीशन में हिस्सा लें और ख़ुद को यूनिक बनाएं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन की भावना पैदा करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स के लिए स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन की एक भावना पैदा करता है, जिसकी वजह से कंपटीशन करने के चक्कर में स्टूडेंट्स कभी भी अपने अंदर के रेयर स्किल को पहचान नहीं पाते। पीटर ने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही की थी। पीटर थिल पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और जब वो 8वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि 4 साल बाद उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। पीटर का एडमिशन 4 साल बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन जब वो एडमिशन लेने के बाद लॉ स्कूल में गए तब उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर देने के बाद पीटर ने जब असल दुनिया में अपना कदम रखा, तब उन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा, और उस समय दूसरे लोगों के साथ वो कंपटीशन करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर पेपाल शुरू किया। जब पेपाल बनाया गया तब पीटर ने उनकी टीम का ये गोल था कि वो इंटरनेट के ज़रिए पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे, क्योंकि 1999 में पैसों को ट्रांसफ़र करने की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं थी। तो पीटर ने और उनके दोस्तों ने सोसाइटी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और वो उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगे रहे। नेक्स्ट है लास्ट मूवर एडवांटेज। दोस्तों, ऐसे लोग जो मोनोपोली से बचते हैं वही रियल में मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और ट्विटर को कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों कंपनीज में हज़ारों की संख्याओं में लोग काम करते हैं और इन दोनों कंपनी का मकसद लोगों को न्यूज़ देना है। लेकिन सेम होने के बाद भी जब साल 2013 में ट्विटर पब्लिक हो गया तब इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी। लेकिन उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स की कीमत ट्विटर से 12 गुना ज़्यादा थी, यानी कि $133 मिलियन लगाई गई। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे
तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा होना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की निशानी है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इन दोनों सेम कंपनीज की कीमत में इतनी बड़ी विभिन्नता उनके कैश फ्लो की वजह से है। आपने लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि जो लोग शुरुआत में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन पीटर थियल का ये कहना है कि जो लोग लास्ट मूवर होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और दूसरों से ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। इसलिए आपको मार्केट में खुद को लॉन्च करने से पहले दूसरों को या दूसरों के प्रोडक्ट्स को देखकर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए जो मार्केट में आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद करे, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने पर आप दूसरों को मार्केट में एंटर होने से रोक सकते हैं और रोक देते हैं। नेक्स्ट है, मोनोपोली बिजनेस में 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं: प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और ब्रांडिंग। दोस्तों, अगर आप मार्केट में अपना मोनोपोली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप छोटे से शुरुआत करना है और फिर बाद में उसे आपको मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को स्केल करना होता है। आप अपने कंपनी को मोनोपोली बनाने की शुरुआत में बड़ी बड़ी कंपनी से आप टक्कर ना लें। इन बातों का आप ख्याल रखें और 0 से 1 तक की अपनी शुरुआत को आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 0 to 1 बुक में बताई गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो या बुक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है कुछ नया सीखने में और जानने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो या फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।